ओके सुपर। आई गेस तो आपको आवाज आ रही है गाइस? यस, चलो वेलकम टू डे 2 ऑफ OM&SM, जहां पे हमने कल डे 1 पे OM को स्टार्ट किया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पूरे सिलेबस का, पूरे कोर्स का, किस तरीके से हम इस कोर्स को करने वाले हैं। वी इमीडिएटली स्टार्टेड विद OM का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट? आई एम श्योर आपको कल का सेशन पसंद आया होगा एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सर कल जो किया था उसको रिवाइज करता हूं थोड़ा सा। कल का सेशन जो हुआ था और आज का सेशन जो हो रहा है, पूरे ही साथ में हम इस चीज को क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे। ये हमारा रोज का स्ट्रेटेजी रहेगा, एटलीस्ट फॉर थ्योरेटिकल चैप्टर्स। प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा, राइट? सो थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए नो डाउट मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन करवाऊंगा आपको। पहले आज का स्लॉट जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 10 मिनटों में। कल जो किया था और आज जो किया है क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे एंड आई लीव इट ओपन टू यू फॉर योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो आपके स्क्रीन पे मैं आपको कुछ 2 से 3 इमेजेस दिखाऊंगा। 2 से 3 इमेजेस दिखाऊंगा, इसमें कोई एक चीज कॉमन है। अगेन ध्यान देना है, आपको समझना है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एज अ बिजनेस ध्यान दो, एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस ध्यान देना। सामने स्क्रीन पे जो भी आ रहा है, एक डिलीवरी बॉय है शायद जो पिज्जा डिलीवर करने आया है। दिख रहा है आपको? एक डिलीवरी बॉय है शायद जो पिज्जा डिलीवर करने आया हुआ है यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्रॉपरली तो, राइट? सो ये था आपका इमेज नंबर 1। लेट मी गो टू इमेज नंबर 2। क्या देख पा रहे हो आप? एक कार है जिसमें ऑयल डाल रहा है एक रिपेयर का इंसान। ये एक टेक्नीशियन, एक इंजीनियर, एक रिपेयरिंग वाला इंसान है जो एक यू कैन से ऑयल डाल रहा है एक कार में, राइट? इंजन ऑयल डाल रहा है ये, राइट? दिस वाज इमेज नंबर 2 फॉर यू। इमेज नंबर 3 पे जा रहा हूं मैं। एक पेंटर इस घर की दीवारों को पेंट कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपरली तो एक पेंटर है जो इस घर की दीवार को पेंट कर रहा है। समझ रहे हो? 3 इमेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, 3 चीजें मैंने आपको दिखाई है, राइट? मैं इन 3 ही इमेजेस को फिर से दिखाता हूं। नंबर 1, वी हैव सीन दैट देयर इज अ डिलीवरी बॉय हु इज डिलीवरिंग पिज्जा। नंबर 2, अगर आप देख पा रहे होगे, एक यू कैन से एक टेक्नीशियन है, एक इंसान है जो ऑयल डाल रहा है कार के अंदर, राइट? चीज देख रहे हो? ध्यान से समझना। एंड नंबर 3, देयर इज अ पेंटर हु इज पेंटिंग द हाउस। देयर इज अ पेंटर हु इज पेंटिंग द हाउस। मुझे बताओ क्या ऑब्जर्वेशन रहा है आपका? क्या ऑब्जर्वेशन रहा है आपका? क्या देख पा रहे हो आप इस चीज को? Is there something that you have observed? Is there something that you are able to tell me कि सर हाँ यहाँ पे कुछ तो हमें समझा, कुछ तो भी नहीं? ध्यान देना सामने। मुझे बताओ जो पहला केस था, लेट मी गो टू केस नंबर 1। जो पहला केस था यानी कि ये वाला, जहां पे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करने जाता है। नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट गुड्स हम दे रहे हैं या हम सर्विस दे रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हम यहाँ पे गुड्स दे रहे हैं या क्या हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं? हम यहाँ पे दोनों दे रहे हैं। आपका आंसर सही है। लाइव बच्चों ध्यान देना, हम दोनों दे रहे हैं। हम पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट है, एक गुड है, राइट? हम एक चीज को डिलीवर कर रहे हैं, बट ये जो डिलीवरी हम दे रहे हैं ये क्या है? ये सर्विस हो गया। यस। मुझे बताओ नंबर 2, जो ऑयल हम डाल रहे हैं कार के अंदर, ये ऑयल क्या है? दिस इज गुड्स। बट ये जो सर्विस दे रहे हैं हम उसको रिपेयर करके देने का, वो ऑयल को डाल के देने का, ये क्या है? दिस इज अ सर्विस। अगेन बोथ द थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। ध्यान देना। और एक चीज, तीसरी इमेज पर अगर आप देख रहे हो, जो पेंट हम परचेस करके लाए, एशियन पेंट्स हमने परचेस किया और हमने लेके आए यहाँ पे। ये एशियन पेंट्स जो हमने परचेस किया, ये क्या है? ये गुड्स है। बट जो पेंटिंग कर रहा है आपको, जो लेबर सर्विस दे रहा है, जो पेंट करके दे रहा है, ये क्या है? ये सर्विस है, राइट? कुछ लिखवा रहा हूं, आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक कंसेप्ट है जिस चीज को हम लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि परचेस जब होता है या जब हम कुछ सेल करते हैं तो वी सेल इट ओनली गुड्स और ओनली सर्विसेज, राइट? ये आइडियली सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विस होता है, राइट? बट क्या इस चीज का आपने पैकेज देखा है जहां पे मैं और की जगह प्लस लिख दूंगा? यस, ऐसे पैकेजेस भी होते हैं। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड जो भी हमने देखा है। फॉर एग्जांपल हम कार ऑयल देख रहे हैं, यहाँ पे गुड्स के कैटेगरी में क्या आता है? ऑयल आ जाता है कार ऑयल के अंदर। और जो सर्विस हो रही है, ये सर्विस क्या है? ये सर्विस में हम लेबर दे रहे हैं उस ऑयल को जो इंसान कार के इंजन में डाल के दे रहा है, या प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए उस तरीके से डाल के दे रहा है। तो यहाँ पे क्या गुड्स है, क्या यहाँ पे सर्विस है? यस, दोनों भी है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ हाउस पेंटिंग, सपोज अगर मैं बात करता हूँ हाउस पेंटिंग की, मुझे बताओ ये जो पेंट आप परचेस करोगे, क्या ये गुड्स है? ये जो पेंट आप परचेस करोगे, क्या ये गुड्स है? जी हाँ, बिल्कुल। बट यहाँ पे जो पेंटर लगेगा, जो उसको पेंट करके देने वाला है, ये क्या है? ये सर्विस है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कई जगह पे, इट कैन हैपन दैट जो गुड्स है ये मेजर पार्ट बन जाए उस पैकेज का। ये जो आपका पैकेज होता है, इस पैकेज का मेजर पार्ट जो होता है ये गुड्स हो सकता है।
और माइनर पार्ट भी हो सकता है गुड्स। अगर यहाँ पे मेजर पार्ट गुड्स है तो सर्विस विल फॉर्म द माइनर पार्ट, और अगर यहाँ पे मेजर पार्ट सर्विस है तो योर गुड्स विल फॉर्म द माइनर पार्ट। या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर 1, या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर 2। समझ रहे हो चीज को, हाँ या ना? तो ये इस तरीके से भी काफी स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता होती है, और ये चीज आगे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल चीज है, या इनफैक्ट थ्योरेटिकल चीजों को समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताया जाए। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, जिनको लिखना है फटाफट लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। यस, यहाँ तक चीज क्लियर है। सो ये सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विस ये सेल करना ऐसा नहीं है, गुड्स प्लस सर्विस फॉर्म करके भी हम सेल कर सकते हैं, एक पैकेज बना के पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बना के भी हम सेल कर सकते हैं। राइट, चीज को समझ रहे हो, हाँ या ना? राइट सर, एक चीज आपने अभी तक क्लियर नहीं की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर वी लर्निंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशंस को इफेक्टिव बनाना ऑब्जेक्टिव है, जी हाँ। बट ध्यान देना, ये जो ऑपरेशंस को हम मैनेज करते हैं ना, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको जो हम मैनेज करते हैं ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बताओ, ऑपरेशंस में सबसे पहली चीज क्या इन्वॉल्व होती है? जो गुड्स या जो सर्विस हम दे रहे हैं कोई कस्टमर को, ये चीज इन्वॉल्व होती है। यानी कि यहाँ पे कस्टमर भी आ जाता है, और यहाँ पे वो गुड्स एंड सर्विस यानी कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, यानी कि कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर को क्या देना? बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। व्हाई? बिकॉज ऑपरेशंस में से ही जो चीज निकलती है, ऑपरेशंस में से ही जो चीज निकलती है, यही चीज आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट बनती है, यही चीज कस्टमर यूज करता है, और कस्टमर यूज करेगा तो ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो ही हम आगे और गुड सर्विसेज को सेल कर पाएंगे। सो बेस्ट सर्विस कस्टमर को देना, ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, जहां पे कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व होता है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ये आप सर्विस जो दे रहे हो, ये आप कहां से दे रहे हो? यहाँ पे आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, बीट दी रॉ मटेरियल, बीट दी मशीनरी, बीट दी मनी, बीट दी लेबर। राइट, ये सब चीजें आप यूज कर रहे हो, यानी कि रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। सो कस्टमर को सबसे बेस्ट सर्विस देनी है, कस्टमर को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आना चाहिए अपने गुड्स का, अपने सर्विसेज का। राइट, बट नंबर 2, आपको ये चीज करने के लिए आपको रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज करने पड़ेगा। एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन से इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब मैं ऑप्टिमम वर्ड बोलता हूं, ये वर्ड की मीनिंग क्या है? ऑप्टिमम मतलब मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरीके से मैंने मेरे रिसोर्स को यूज करना है। अगर मैंने 1000 क्वांटिटी का रॉ मटेरियल लाके रखा है मेरे ऑफिस में, मेरे फैक्ट्री में, मेरे वेयरहाउस में, मेरे गोडाउन में, ये 1000 का स्टॉक पूरा यूज हो जाना चाहिए सेल करते समय, और मुझे पैसा उसका आना चाहिए। राइट, एक भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर वेस्ट गई तो वो मुझे पैसा कमाने में तो हेल्प नहीं कर रही है, वो कस्टमर को मैं सर्विस तो नहीं दे पा रहा हूँ, गुड्स तो नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। समझ रहे हो बात को? राइट, सो कस्टमर को सर्विस तो अच्छे से अच्छी देनी है, बट मेरे रिसोर्सेज को भी मैंने अच्छे से अच्छा यूज करना है। राइट, जब मैं अच्छे से अच्छा यूज करना है बोलता हूं, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज, एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब एफिशिएंट यूज यानी क्या? एट द मैक्सिमम, जितना अच्छे से ऑप्टिममली हम यूज कर सकते हैं, उसी को हम एफिशिएंट यूज बोलते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से यूज करो, अच्छे तरीके से उसका गुड बनाओ, सर्विस दो, ताकि कस्टमर खुश हो जाए। इन शॉर्ट, दोनों भी कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे इंटरलिंक्ड है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिमम और एफिशिएंट इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो सिंपल चीज है कि हमें क्या करना है? यूजिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी या यूजिंग फुल कैपेसिटी। जितनी भी कैपेसिटी के गुड्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं मेरी एक मशीन से, उतनी पूरी कैपेसिटी मुझे यूज करनी है। प्लस अगर मैं बात करूं तो मिनिमाइजिंग द लॉस, मिनिमाइजिंग द लॉस। लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा मैं, 5 मिनट पूरे दूंगा आपको लिखने के लिए, सिर्फ ध्यान दो।
एक हमने चीज क्या देखी, कस्टमर सर्विस, दूसरी चीज हमने क्या देखी, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है। इसका मतलब अगर मैं पहले वाले 2 मिनट की जाने दो, सेकंड वाले पे ध्यान दो। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं, ऑप्टिमम यूज करो, एफिशिएंट यूज करो, यानी कि क्या फुल कैपेसिटी पे उसको यूज करना है, यानी कि क्या लॉस कम से कम करना है, हमें लॉस को कम से कम होने देना है। अब अगर सिंपली मैं बात करूं, क्या यहां पे इसकी मीनिंग होती है प्रोडक्टिविटी? मतलब अगर कोई मशीन ऐसे ही आइडल पड़ी है मेरे फैक्ट्री में, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, क्या यहां पे मैं लॉस कर रहा हूं? हाँ, मुझे जो भी फैक्ट्री में मैं मेरी चीजें लेके आ रहा हूं, इन सबको प्रॉपर लेवल पे यूज करना है। अगर एक मशीन एक दिन में समझो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही है, 1000 केजीज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उतना करना चाहिए, उसको फुल यूज करो ताकि आपका लॉस ना हो। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज को, कोई भी रॉ मटेरियल को आप अंदर प्रोसेस में डाल रहे हो, जहां पे मशीन उसको प्रोसेस कर रही है बट आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, यानी कि आपका मशीन ने शायद गलत परफॉर्म किया, या फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शन गलत दिया, या आपके एम्प्लॉय को उस मशीन को यूज करते नहीं आया, ऐसे भी चीजें हो सकती है। इन शॉर्ट हमें प्रोडक्टिव रहना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूं, दिन में 10 घंटे बुक सामने लेके पढ़ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं पास हो जाऊंगा? इसका मतलब यह है कि मैं पास हो जाऊंगा? अगर मैं सुबह 10 बजे घर से बाहर निकल रहा हूं, रात को 10 बजे घर के अंदर आ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं 12 घंटे कमा रहा हूं और मेरे घर पे पैसे आ रहे हैं। यस, देखो, बिजी रहना डज नॉट मीन प्रोडक्टिव रहना। बुक सामने रखना इसका मतलब ये नहीं है दिमाग में सब जा रहा है, ठीक है? दिन भर घर से बाहर रहना इसका मतलब ये नहीं तुम पैसा कमा रहे हो। तो मशीन अगर तुम्हारे यहाँ पे बिजी है, बस मशीन चल रही है, हो सकता है उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल जा ही नहीं रहा है, वो प्रोसेस कर ही नहीं पा रही है, खराब है मशीन, या ऐसे ही उसको आपने आइडली स्टार्ट करके रखा हुआ है, क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर जा रहा है? क्या वो मशीन डेप्रिशिएट हो रही है? मशीन तो यूज हो ही रही है ना कंटिन्यूअसली, मशीन को तो जंक लग सकता है बिकॉज वो कंटिन्यूअस यूज हो रही है, मशीन में तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट क्या आपको आपका प्रोडक्ट निकल रहा है वहां से बाहर? नहीं निकल रहा है, तो इट इज नॉट प्रोडक्टिव, बट एट द सेम टाइम इट इज बिजी। सो बिजी रहना ये हमारा काम है क्या? नहीं, हमारे रिसोर्सेस, हमारी मशीन्स, हमारा पैसा बिजी नहीं होना चाहिए, ये सब प्रोडक्टिव होने चाहिए, यानी कि उसको यूज करो इस तरीके से कि लॉस कम से कम हो, यही हमारा काम है। अगर इन सब चीजों को मैं बस समराइज करके लिखना चाहूं, इन्हीं सब चीजों को जो रिसोर्सेस में हमने देखे हैं, इसी चीज को अगर मैं समराइज करके लिखना चाहूं, तो सिंपली आई विल राइट अचीव द एग्रीड लेवल्स ऑफ, आपने कॉस्टिंग में 3 चीजें पढ़ी है, नंबर 1 मटेरियल्स, नंबर 2 लेबर्स, एंड नंबर 3 आपने पढ़ा हुआ है ओवरहेड्स। ये ओवरहेड कहां से आएगा? मशीन्स से आएगा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस से आएगा, यही सब चीजों से आने वाला है। तो नंबर 1 आपको करना क्या है? एग्रीड लेवल्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, जो हमने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, इन 3 चीजों को मुझे मैक्सिमम यूज करना है। जब आप बजट बनाते हो कि इस साल में इतनी डिमांड आ सकती है प्रोडक्ट्स की, राइट? 2 मिनट के लिए कोविड को आप साइड में रख दो, कोरोना वायरस को साइड में रख दो, यहाँ पे सबके बजट हिल गए थे। एक नॉर्मल ईयर की हम अगर बात करते हैं, सो नॉर्मल ईयर में से 2025, नॉर्मल एक ईयर की हम बात करते हैं 2025 में अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे कितना प्रोडक्शन में करने वाला हूँ, इतना प्रोडक्शन, इतनी डिमांड हो सकती है, इतना प्रोडक्शन करूंगा, इसके लिए मुझे मशीन कितने घंटे चलानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे लेबर के कितने घंटे लगेंगे, इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये सब जो आप बजट बनाते हो, जहां पे आप लिखते हो मुझे इस चीज को इतना लगेगा, इस चीज को ये इतना, एक कार बनाने के लिए इतनी इतनी चीजें लगेंगी, इंटू 500 कार्स मुझे बनानी है, तो ये सब चीजें तो नहीं इंटू 500 हो जाएंगी, मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड्स भी। तो ये जो एग्रीड लेवल हमने डिसाइड किया है, जब हम बजट बनाते हैं, जब हम इस चीज को बनाते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं हमने ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लिया उन रिसोर्सेज का। जितने भी एग्रीड लेवल्स हैं, अगर मैं इन सब लेवल्स तक पहुंच जाता हूं, इसका मतलब मैंने ऑप्टिमम यूज कर लिया है उन चीजों का। ठीक है, चीज क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? राइट, ध्यान देना कस्टमर सर्विस पे, उसके बाद लिखने का टाइम देता हूं। कस्टमर सर्विस को समझते हैं, आ जाओ। अगर मैं कस्टमर सर्विस की बात करूं, तो कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर के जो भी वांट्स है और जो भी नीड्स है, इन नीड्स को हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। इन नीड्स को हमें क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। अब से फॉर एग्जांपल, हमने पिछले एक एग्जांपल देखा था अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे हमने बात की थी कि स्टूडेंट जो है, इसको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, राइट? अब ये जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं इस स्टूडेंट के पास, इन वीडियो लेक्चर्स में उसको सिर्फ उसकी डिमांड इतनी होती है, एक स्टूडेंट की सिर्फ 3 ही डिमांड्स होती है, या कोई भी कस्टमर की सिर्फ 3 ही डिमांड्स होती है। नंबर 1 डिमांड इज राइट थिंग, यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन होता है, अगर आप एक मोबाइल के दुकान पे जाते हो और उसको बोलते हो मुझे 16 जीबी के रैम वाला फोन चाहिए, उसने आपको 4 जीबी के रैम वाला फोन दिया, डिड ही गिव यू द राइट थिंग? ही डिड नॉट गिव यू द राइट थिंग। ये हम थिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपने, यू कैन से, आपने लेक्चर मांगा हुआ है ओएमएसएम का वीडियो लेक्चर्स, आपको दे दिए कॉस्टिंग के लेक्चर्स, क्या ये राइट थिंग दी है आपको? नहीं दी है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? आपने ग्रुप 1 के लेक्चर्स ऑर्डर कर दिया, आपको ग्रुप 2 के लेक्चर्स आ गए, आपने सीएमए के लेक्चर्स ऑर्डर किया, आपको सीएस के लेक्चर्स आ गए, ये गलत बात हो गई। तो राइट थिंग देना कस्टमर को सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर राइट प्लेस, नहीं राइट प्राइस, सॉरी राइट प्राइस।
मतलब कस्टमर के लिए वो रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए, कस्टमर को उस प्राइस में आपने जो प्राइस बताई है उसी प्राइस में आपको गुड्स देने हैं। ऐसा नहीं हो कि बताते समय उसको 1000 रुपए बता दिया और पैसे लेते समय, चीज डिलीवर करते समय आप उसको बोल रहे हो 2000 रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली जो चीज है वो है राइट टाइम। एंड लास्टली जो चीज है वो है राइट टाइम। अगर मैं राइट टाइम की बात करूं, आपको लेक्चर्स जो देखने हैं, सपोज जून में आपका एग्जाम है, जून में आपका एग्जाम है, आप अभी लेक्चर्स देख रहे हो फरवरी में, ये सही टाइम है। बट जब आप लेक्चर्स प्लेस करो, आपको बोला जाता है लेक्चर्स आपको मिलेगी जुलाई में, यार एग्जाम हो गई, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से अगर आप कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेस करने जाते हो और उस इंसान को बोलते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर डे पे मेरी ये यू कैन से एयर कंडीशनर जो है मुझे चाहिए, बिकॉज गर्मी आ रही है, मैं गर्मियों के लिए एसी को ले रहा हूं घर पे, राइट, या मैं मेरे ऑफिस पे एसी लगा रहा हूं, गर्मियां हो चुकी है, समर सीजन हैज पास्ट, उसके बाद वो एसी आती है, डिलीवर होती है आपके यहाँ पे अमेजोन से, क्या ये सही है? गलत है? बिल्कुल गलत है। सो कस्टमर को तीन ही चीजें चाहिए, राइट चीज, जो भी उसने परचेस की, जो आपने उसको बताया है वो चीज उसको मिलनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिकेशंस, राइट प्राइस पे, जो प्राइस बताई गई है, जो मार्केट में चल रही है, और राइट टाइम पे। उसे वेट करना पसंद नहीं है, कोई भी कस्टमर को वेट करना पसंद नहीं है। बस इन्हीं तीन चीजों को हमको समझना है। तो अगर मैं बात करूं ओएम यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस सब्जेक्ट के और ऑपरेशंस के प्रोडक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी कि कस्टमर सर्विस, और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होता है जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं हम वो चीज बनाने के लिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, इस चीज को ऑप्टिमम एफिशिएंट यूज करना है। समझ रहे बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो जो भी चीजें मैंने लिखाई है आप लिख सकते हो, इसको 5 मिनट देता हूँ मैं आपको, गो फॉर इट फास्ट। एट द सेम टाइम आपको कोई डाउट हो, लाइव बैच वालों या वर्चुअल वालों, आप मुझे पूछ सकते हो। डन? अरे कोई नहीं, मुझे आदत है पूछने की, आप आपके स्पीड के हिसाब से आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? चीज क्लियर है यहाँ तक? यस गाइस, जो लाइव में जुड़े हैं, यहाँ तक चीज क्लियर है पूरी तरीके से? यस। चलो, दो चीजें देखनी बाकी है। नंबर 1, अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, राइट, ध्यान देना, समझना चीज को। हमने एक इमेज देखा था कल,
वी हैड डिस्कस्ड अपॉन वन इमेज जिसमें मैंने आपको 3 चीजें दिखाई थी, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, राइट। ऊपर एक ऑपरेशंस का मैनेजर बैठा हुआ था, जो मैनेजर इस पूरी चीज को लीड कर रहा था, इस पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा था, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैनेजर होगा, जो ये पूरे ऑपरेशंस को संभाल रहा है, यू कैन टेल दिस पर्सन इज ऑपरेशंस मैनेजर, राइट। अब ये जो मैनेजर होता है, ऑपरेशंस वाला जो मैनेजर होता है, इस चीज को क्या करना है, इस चीज को दोनों भी जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑपरेशंस के, इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना, लिखना बाद में। यानी कि पहला जो है कस्टमर सर्विस वाला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला, इसको इस पे भी फोकस करना है। इसको फोकस करना है कि यार मेरे रिसोर्सेस जो है ये कहीं वेस्ट ना जाए, कंपनी को यहां से कोई नुकसान ना हो। सो इस चीज पे भी ध्यान देना है, इस चीज पे भी ध्यान देना है। मुझे बताओ, अगर वो यहाँ पे फोकस ज्यादा देता है, ये जाहिर सी बात है कि यार ऑटोमेटिकली हाँ ऑटोमेटिकली फोकस अगर इस पे ज्यादा देता है तो यहाँ पे जो उसका फोकस है, ये उसका फोकस कम हो जाएगा। और अगर वो यहाँ पे फोकस देने की कोशिश करता है, अगर यहाँ ज्यादा देता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो फोकस है ये कम हो जाता है। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है ये ऑपरेशन मैनेजर के लिए, कि जो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, बैलेंसिंग दी ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? ट्विन मतलब दो, ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब टू ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जैसे अपने दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, दूसरा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अच्छे तरीके से। इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को हमें बैलेंस करना है। कौन सा है? एक कस्टमर, एक रिसोर्सेज, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना है। अगर ये ऑपरेशन मैनेजर इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाया, उसने एक भी चीज पर जितना ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा ध्यान दे दिया, तो दूसरी चीज पर जितना ध्यान देना चाहिए उससे वो थोड़ा सा कम ही दे पाएगा। तो इन दो चीजों को उसको अच्छे से फोकस करना और अच्छे से चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है। सो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से बैलेंस्ड वे में फॉलो करना चाहिए, ये भी एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? इसको लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, नोट्स में दिया हुआ है आपके, बट लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। एक बार 2 मिनट देता हूं। एक और चीज बाकी, मैंने आपको कहा 2 चीजें लिखनी है, एक और चीज बाकी वो भी लिखते हैं। डन? चीज क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? यस। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने आपको कहा था कि 2 चीजें बाकी है ऑब्जेक्टिव्स में हमें देखना। नंबर 1 वाज हाउ डू वी बैलेंस, राइट। अब सर इसको बैलेंस कैसे करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिसोर्सेज को, यही हम पूरे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में देखने वाले हैं। यही चीज कि मैनेज कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, यही तो हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए काफी टेक्निक्स है जो इस ऑपरेशन मैनेजर ने भी फॉलो करनी चाहिए। यही सब चीजें हम देखने वाले हैं आज और आगे के हमारे सेशंस में कंटिन्यूअसली। सो आपको इस चीज पे ध्यान देना है और समझना है। ये जैसे जैसे हम पूरे सब्जेक्ट पे जाएंगे आगे, वैसे वैसे हमारी चीजें, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। चलो एक और चीज थी, जब मैं बात करता हूं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, जब मैं बात करता हूं कस्टमर को सर्विस देने की, ये कस्टमर यार एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करता है, ये जो कस्टमर होता है ये एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करता है हमसे, ये हमें समझना जरूरी है। ये एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करता है। नाउ अगेन सामने ध्यान दो, सिर्फ जो बता रहा हूं उस चीज पे लिखने का टाइम मैं आपको देने वाला हूं। मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखता हूं जो मेन फंक्शंस एक बिजनेस के होते हैं, राइट। और कस्टमर प्राइमरीली कंसीडर क्या करता है और उसके अदर कंसीडरेशंस क्या होते हैं, राइट। यहां पे मैंने दोनों जगह पे कंसीडरेशंस दिए हुए हैं। कंसीडरेशंस मतलब वो डिसीजन लेने के पहले कि मैं यहां से एक सर्विस लूं या नहीं लूं, इसके पहले वो क्या सोचता है कि मुझे क्या चीज मिलनी चाहिए, किस तरीके से मिलनी चाहिए। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, राइट। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कस्टमर के लिए, कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जो चीज उसे चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, जिस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, आपने अगर वैसा ही आईफोन मैन्युफैक्चर कर दिया तो एप्पल से कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, राइट। सो आई कैन से हियर एज पर आस्क्ड स्पेसिफिकेशन।
समझ रहे हो, एज पर दी आस्क्ड स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा और क्या चीज, कॉस्ट एंड टाइम। टाइम मतलब जब चाहिए था, जब रिक्वायरमेंट थी, और जब इसने डिलीवर किया उसको, यानी कि जब मिल गया इसको, इसके बीच में जो डिले होता है, ये डिले नहीं होना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं चाहिए जिस मोमेंट पे आपको आईफोन यूज करना है उसी मोमेंट पे अगर एप्पल ने वो आईफोन बना के लॉन्च कर दिया, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो पहली चीज तो जो थिंग है, सी हमने तीन चीजें देखी थी, राइट थिंग, राइट प्राइस एंड राइट टाइम। तो यहाँ पे थिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेम चीज चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है, और टाइम और कॉस्ट भी बनता है, बट ये अदर कंसिडरेशन बनता है। इसमें हम चला लेंगे, नहीं मिल गया सेम टाइम पे, डिले होगा, चला लेंगे, बट वही चीज अगर नहीं रही तो कैसे चला पाएंगे उसको, राइट। अनदर थिंग इज ट्रांसपोर्ट। अनदर थिंग इज ट्रांसपोर्ट। अब जब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, इस इंसान को, इस कस्टमर को क्या चाहिए होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो जगह से बोला हुआ है उसी जगह से लेके जिस जगह तक लेके जाना है उस जगह तक प्रॉपरली लेके जाना है इन गुड्स को, राइट। सो मूवमेंट जो हो रही है ये प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, और राइट टाइम पे होनी चाहिए। क्या, यस। कॉस्ट और टाइम अगेन यहाँ पे एंसिलरी बन जाते हैं। यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, कितना वेट वो इंसान आपको करवा रहा है, या कितना ड्यूरेशन वो ले रहा है कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करने का। समझ रहे हो, ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है, पुणे से मुंबई लेके जा रहा है 3 घंटे में, 3 दिन में, 3 हफ्तों में, 3 महीनों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। नंबर 3, सप्लाई, यानी कि आप इसको ट्रेड बोल सकते हो। पहले मैन्युफैक्चर कर लिया, मैन्युफैक्चरर किसको तो सेल करेगा, जो उसका कस्टमर हो जाएगा। ये सेल करते समय ट्रांसपोर्टर की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, या तो मैन्युफैक्चरर लेगा या तो जिसने परचेस किया है वो लेगा। ये जो ट्रांसपोर्टर है इसकी फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। अब जिस इंसान ने इसको मैन्युफैक्चरर के पास से परचेस किया है, ये इंसान इस चीज को आगे बेचने वाला है। आगे बेचेगा ना, जब जब बेचेगा तब तो पैसा आएगा। इन शॉर्ट वो ट्रेड करने वाला है, वो मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा, वो ट्रेड कर रहा है, वो खरीद रहा है और बेच रहा है। इसको हम बोलेंगे सप्लाई। सप्लाई बोलो या आप ट्रेड बोल सकते हो। अगेन दिस फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ इन दिस केस क्या होना चाहिए, अगेन जो भी आप उसको बेच रहे हो, इट शुड बी एज पर द आस्क्ड स्पेसिफिकेशन। इट शुड बी एज पर दी आस्क्ड स्पेसिफिकेशन। जो मांगा गया है, जो चीज चाहिए वही चीज डिलीवर करनी है, राइट। सर क्या यहाँ पे भी कॉस्ट और टाइम इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बेटा, यहाँ पे भी कॉस्ट और टाइम इंपॉर्टेंट है, बट प्राइमरली कस्टमर को क्या चाहिए, जो चीज मांगी है वही चीज मिलनी चाहिए। समझ रहे हो, और बाकी की जो चीज है, कॉस्ट और टाइम, ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत दूर दूर हुआ तो भी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर इज वन मोर पॉइंट टू दिस। अब लास्ट पॉइंट को समझते हैं। कोई अगर आपको सर्विस देनी हो, अगर आपको कोई सर्विस देनी हो, तो जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, एसी को ठीक करना है, एसी से पानी ड्रॉप हो रहा है, उस चीज को क्लियर करना है। उसने सब कुछ कर दिया एसी का, उसने पूरी एसी रिपेयर कर दी, बट वो पार्ट नहीं किया, क्या आपका काम पूरा हुआ, नहीं हुआ। कार लेके जा रहे हो आप सर्विस सेंटर में, या आप रिपेयरिंग के शॉप में, वर्कशॉप पे कार को लेके जा रहे हो, आपके कार से आवाज आ रही है, वो आवाज फिर भी आ रही है रिपेयर होने के बाद, बाकी सब उसने अच्छे से कर लिया, पूरी वॉशिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, ऑयल कर डाल दिया, सब डाल दिया, सब कुछ कर दिया अच्छे से, बट वो आवाज अभी भी आ रही है। कुछ फायदा हुआ क्या, तो जो आपको रिक्वायर्ड या आस्क्ड फॉर, रिक्वेस्टेड जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपने अकम्प्लिश करनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। और अगेन यहाँ पे कॉस्ट आएगा एंड टाइम। यहाँ पे कौन सा टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। यूजुअली क्या होता है, जब हम फोन करते सर्विस सेंटर में, वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए, ये कस्टमर को पसंद है। इन शॉर्ट कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट डज द कस्टमर एक्सपेक्ट। जब मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये एज एन ऑब्जेक्टिव बात करता हूं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, उसके दो ही कंसिडरेशंस होते हैं, एक प्राइमरी कंसिडरेशन जो जहां पे गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, और दूसरा होता है अदर कंसिडरेशन, जहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो भी चलेगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 फंक्शंस लिए हुए हैं, राइट। नंबर 1, या तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करके किसको देने वाले हो, जो आपका कस्टमर है, किसको बेचने वाले हो, राइट। सो जो चीज आपने मैन्युफैक्चर की है वही चीज अगर उसको रिक्वायर्ड होगी तो ही चलेगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास ट्रांसपोर्ट होने के लिए, या जो ट्रेडर है इसके पास, जिसके पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए। टाइम कॉस्ट तो आने ही वाला है। सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ ट्रेडिंग की, आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया, आप सेल कर रहे हो, इट शुड बी अगेन एज पर दी आस्क्ड स्पेसिफिकेशन। एंड नंबर 4, सर्विस, जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज सॉल्व होना जरूरी है, बाकी की चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, जिनको लिखना है फटाफट गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। लाइव बच्चों, मुझे बताना फटाफट, आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई क्या, समझ गई है क्या चीज है, राइट। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस चीज को देखेंगे।
डन। चलो, आई होप यहां तक चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, अभी तक पूरे सेशन में जो भी हमने देखा या कल के सेशन में जो भी हमने देखा था, क्या आपको एक डाउट ऐसा आया है? अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं डाउट दिलवा रहा हूं। देखना, एक ऑर्गेनाइजेशन जब होती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसकी हमने कल भी शायद थोड़ी सी बात की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एचआर का डिपार्टमेंट होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, टैक्स का डिपार्टमेंट होता है। ये प्रोडक्शन में ऐसा क्या चीज है जो इस डिपार्टमेंट को बाकी डिपार्टमेंट से अलग बनाता है? ये अलग है क्या? हाँ या ना? अगर हाँ तो क्यों अलग है? लाइव बचा लो, फटाफट आंसर बताओ। क्या लग रहा है आपके दिमाग में, क्या चीज आ रही है? अगर आपको क्वेश्चन आया होगा ये माइंड में, आपने शायद सोचा भी होगा इसके ऊपर। अगर नहीं आया है तो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है आपको, सोचो क्या अलग है ऐसा जो मार्केटिंग में नहीं है, एचआर में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, बट प्रोडक्शन में है? ऐसी क्या चीज है? कोई तो ऐसी चीज होगी जरूर। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई प्रोसेस बना रहे हो, आप मशीन्स को यूज कर रहे हो, आप फिजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। मार्केटिंग में सब हवे में हो सकता है, इंटेंजिबली हो सकता है। एचआर बातचीत करके सब चीजें हो रही है, फाइनेंस सेम चीज हो रही है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इट इज नथिंग बट कन्वर्जन। पहली चीज तो कन्वर्जन है। सेल्स डिपार्टमेंट में आप कुछ खरीद रहे हो, यहाँ पे भी फिजिकल रिसोर्स इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे फिजिकल रिसोर्स के साथ कन्वर्जन भी इन्वॉल्व है। तो कन्वर्जन यानी कि इनपुट लिया, रॉ मटेरियल लिया, उससे फिनिश गुड बनाया। शुगर केन लिया, उससे शुगर बना दिया, राइट। सो कन्वर्जन बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस, यानी कि मशीन्स को यूज किया हमने, हमने काफी फिजिकल रिसोर्सेस यूज किए, लेबर यूज किया इसमें, और हमने कन्वर्ट किया। फिजिकल रिसोर्सेस यूज करके हम चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जो अलग बनाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बाकी सबसे, ठीक है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। आपने सिर्फ इतना भी लिख लिया, प्रोडक्शन अलग क्यों है, बिकॉज वाई प्रोडक्शन इज डिफरेंट, राइट। एंड इफ यू राइट कन्वर्जन बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस, देन ऑल्सो इट इज फाइन। गो फॉर इट फास्ट। इसके बाद एक नए कंसेप्ट पे जाएंगे हम आगे। डन, यहां तक चीज क्लियर है बेटा? यस, सुपर। चलो, लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग नाउ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सब मैंने बता दिया, इतना डिस्कशन मैंने करवाया, अभी कोई डिस्कशन आप करवाओगे। लेट अस सी आप डिस्कशन कैसे करवाते हो मुझे, ठीक है। ध्यान देना, एक कंपनी के बारे में बता रहा हूं। देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है केसी इंडिया लिमिटेड। पता है? नहीं पता है ना शायद आपको। केसी, करण चंदवानी, केसी इंडिया लिमिटेड, राइट। एक कंपनी है, फॉर्चून 100 में है। यस, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, 1 लाख का एक शेयर है। बट मेरे स्टूडेंट्स, आप आपके लिए 50,000 में डिस्काउंट अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। चलो, एनीवेज, कंपनी का नाम है, राइट। इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है केसी मोटर्स ग्लोबल। ये इलेक्ट्रिक कार, ड्राइवरलेस कार्स ये बनाने में फोकस करता है, राइट। कार मैन्युफैक्चरिंग, राइट। इतनी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है। केसी इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी केसी मोटर्स ग्लोबल। ध्यान देना, समझना क्या बता रहा हूं। अब इस कंपनी के सीईओ को आपसे एक सजेशन चाहिए। आप इस कंपनी के सीईओ को प्रोसेस बताने वाले हो कि यार ये पूना में अगर एक प्लांट, एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है तो ये किस तरीके से करेगा, राइट। इसका सीईओ आपसे पूछ रहा है कि अगर उसे पुणे में एक फैक्ट्री, एक प्लांट स्टैब्लिश करना है तो ये प्लांट कैसे स्टैब्लिश करेगा, व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इस प्लांट को स्टैब्लिश करने का, यहां पे बनाने का, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। व्हाट इज द प्रोसेस, सोचो। टाइम दे रहा हूं मैं पूरा। अगर इस कंपनी को, आप लिखना मत, कुछ भी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, राइट। अगर एग्जाम में आप केसी इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल देके आऊंगा, आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे, पता है। हाँ, चलो जोक सपाट, ध्यान देना समझना, राइट। सो प्रोसेस क्या है,
प्रोसेस क्या है मुझे बताओ, पहली हिंट मैं आपको दे देता हूं। पहली चीज प्रोसेस में, अगर मुझे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लोकेशन है जहां पे मुझे स्टेब्लिश करनी होगी। सर लोकेशन पूना सेलेक्ट कर लेना अपने इंडिया में से, पूना में कहां पे स्टेब्लिश करोगे? पूना में लोकेशन क्या होगी फैक्ट्री की, नंबर 1। नंबर 2 बताओ, अब आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, लोकेशन आपकी डिसाइड हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, ये फैक्ट्री जो है आपकी, इस फैक्ट्री का लेआउट बनेगा, इस फैक्ट्री की डिजाइन बनेगी, किस तरीके से कहां पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कौन से मशीन्स कहां रखे जाने वाले हैं, ये भी देखना पड़ेगा। यस, सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, अब ये कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो इससे मैन्युफैक्चर करने के लिए उस कार की डिजाइन बनानी पड़ेगी हमें। जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं इस फैक्ट्री में, जो भी चीज हम करने वाले हैं, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकलने वाला है, फाइनल आउटपुट निकलने वाला है, उस चीज को भी तो डिजाइन करना पड़ेगा बेटा, राइट? सो कार डिजाइन किस तरीके से होगा ये मुझे सोचना है। इसके बाद क्या, ये चीज हो गई। अब नंबर 4, अब आप बताओ, अब बताओ, अब और क्या करोगे इसमें? यस, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट, और क्या चीज इसमें हो सकती है? What else can happen? चलो बोलो, What else can happen? नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको बताना है जो भी है, बताओ फटाफट चलो। क्या चीज इसमें होने वाली हो रही है, क्या चीज और हो सकती है? बस नहीं, इतना ही होगा, कंपनी सेटअप हो गई, खत्म हो गया काम अपना? नहीं, डिजाइन तो कर लिया आपने। मुझे बताओ इस कार को मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? इस मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को भी तो डिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इस मैन्युफैक्चरिंग का ये जो प्रोसेस होने वाला है जिससे हम इस कार को मैन्युफैक्चर करेंगे, इस प्रोसेस को भी तो डिजाइन करोगे। प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या चीज लगेगी, उसे भी तो डिजाइन करना पड़ेगा। नंबर 5, एक बार डिजाइन हो गया तो मुझे मेरा प्रोडक्शन जो है इसको प्लान करना पड़ेगा, और ये सही तरीके से हो, सही क्वालिटी का बने, इसके लिए मुझे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और कंट्रोल के साथ जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो कंट्रोल में मेरा क्वालिटी कंट्रोल भी आएगा, कंट्रोल में मेरा क्वालिटी कंट्रोल भी आएगा। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस इसको तो कंट्रोल करना ही है, इसके साथ मुझे ये भी देखना है कि यार क्या क्वालिटी के गुड्स बन रहे हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? यस। अब और एक चीज, कार बनाने के लिए टायर लगेंगे, कार बनाने के लिए इंजन लगेंगी, काफी चीजें लगने वाली है। सो मेनी स्पेयर पार्ट्स वी विल रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर अवर कार। तो यहाँ पे जो मटेरियल लगेगा ये भी हमें मैनेज करना है। मटेरियल मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि क्या है, अगर कोई चीज मुझे चाहिए और मेरे स्टॉक में है तो ले लो, यूज कर लो। अगर कोई चीज मुझे चाहिए बट स्टॉक में नहीं है तो मुझे इसे परचेज करना पड़ेगा। तो वेंडर के पास जाओ या सप्लायर के पास जाओ, जहां से आप इस चीज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये भी हो गया। चलो इसके बाद क्या सर, अभी भी कुछ पेंडिंग है? जी हाँ, यहां तक चीज क्लियर है पूरी तरीके से? यस। हमने क्या क्या किया है अभी तक, ध्यान देना। हमने पहले फैक्ट्री कहां पे लगानी है इसका लोकेशन डिसाइड कर लिया। नंबर 2, फैक्ट्री किस तरीके से लगानी है, इसका डिजाइन लेआउट क्या होना चाहिए, ये भी हमने कर लिया। नंबर 3, कार को डिजाइन, यानी कि कार मैन्युफैक्चर कर रही है ये कंपनी, तो यहाँ कोई भी प्रोडक्ट करेगी अगर, तो उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनना चाहिए, राइट? प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद प्रोसेस को डिजाइन करो, उसके बाद प्रोसेस को प्लान करो, किस तरीके से आप प्रोड्यूस करोगे, कंट्रोल करो उस चीज को, क्वालिटी तो होनी जरूरी है, और मटेरियल को मैनेज करो, जो इनफ्लो आने वाला मटेरियल जिससे आप आउटपुट बनाओगे, इस मटेरियल को हमें मैनेज करना है। तो या तो आपके स्टॉक में होगा या तो आपको परचेस करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज। सर इतने ही मटेरियल होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी और चीज हो सकती है। लेबर को आपको मैनेज करना है, इन शॉर्ट रिसोर्सेस को आपको मैनेज करना है। ठीक है, सो ये आगे टास्क नंबर 7 में। अब 8th में क्या करोगे? अच्छा, ये जो परचेस करते हैं हम वेंडर से, या फिर जब हम सेल करते हैं, ये जो पूरे प्रोसीजर्स होते हैं ना हर चीज के, ये आपको सीए में इंटरमीडिएट में अलग अलग सब्जेक्ट में सब कवर किए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जहां जहां पे अपने सब्जेक्ट पे जो जो चीज लगने वाली सब बताऊंगा, जैसे कि परचेस करने का प्रोसीजर, सेल करने का प्रोसीजर, प्रोडक्शन का प्रोसीजर, आइडियली बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कैसा होता है और किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ तक चीज क्लियर है पूरी तरीके से? यस। नेक्स्ट, मेंटेनेंस। कोई चीज बिगड़ गई उसे बनाओ, उसको रिपेयर करो। कोई चीज बिगड़नी ही नहीं चाहिए, उसके लिए उसको टाइम टू टाइम सर्विस करो, रिपेयर करो। ये भी देखना तो इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है चीजों को। सिर्फ बनाने से काम नहीं होता बेटा, मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो इस तरीके से हमने अभी जो पढ़ा है ये क्या है, अगर आपको किसी को सजेशन देना है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए जिससे आप आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हो, ये चीज देखने का। इसी चीज को हम बोलते हैं ओएम के भाषा में स्कोप, स्कोप ऑफ
ऑपरेशंस मैनेजमेंट। समझ रहे हो? हम अभी तक स्टोरी नहीं देख रहे थे, आप सजेशन नहीं देख रहे थे, हम स्कोप पढ़ रहे थे। पहले तो लोकेशन फैक्ट्री की, उसके बाद फैक्ट्री का लेआउट, उसके बाद प्रोडक्ट का डिजाइन, उसके बाद प्रोसेस का डिजाइन, उसके बाद कंट्रोल कैसे करना है, क्वालिटी कैसे निकालनी है, मटेरियल को मैनेज कैसे करना है या रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है। ठीक है? सो पूरी चीज को आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अरे कंपनी का नाम मत भूलना यार। ठीक है? चलो पूरी चीज सामने दे रहा हूं स्क्रीन पे, जिनको लिखना फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। आई होप सबको प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये समझने आ गया होगा। ठीक है? चलो गो फॉर इट फास्ट। अच्छे से समझ के लिखो एक एक चीज को, टाइम डालना है, समझना है अपने को, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। एक काम करते हैं, आपको एक इमेज दिखाता हूँ जो कि प्रॉपर आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जो कि नोट्स में भी आपको दिखने आ जाएगा इजीली। ध्यान देना, समझना उस चीज को भी। यस, दिस इज द स्कोप ऑफ
दिस इज द स्कोप ऑफ ओएम जो हमने भी देखा है। स्क्रीन को जूम करता हूं, एक बार देख लो ध्यान से। क्या यही चीज हमने देखी है? नंबर 1 हमने देखा लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, नंबर 2 हमने देखा प्लांट का लेआउट क्या बनेगा और मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है, नंबर 3 कार की डिजाइन, प्रोडक्ट की डिजाइन, नंबर 4 प्रोसेस बनाना है उसकी डिजाइन, नंबर 5 प्रोडक्शन को प्लान कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, नंबर 6 क्वालिटी को कंट्रोल करना है, नंबर 7 रिसोर्स या मटेरियल को मैनेज करना है, नंबर 8 मेंटेनेंस का भी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इसको फिर से लिखना नहीं है, जो आपने लिखा है दैट इज सफिशिएंट। एक बार सिर्फ इस चीज को ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो डन, चीजें क्लियर है हाँ या ना? डन, यस। चलो एक काम करते हैं, हमने अभी तक जो जो भी देखा हुआ है ओएम में इस फर्स्ट चैप्टर में, उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा कि यार ओएम में हम एग्जैक्टली देखने क्या वाले हैं। हम अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें मैनेजमेंट जो होता है ये स्ट्रेटेजिकली सब चीजों को मैनेज करता है। इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने सेल्स लिखा है, परचेस लिखा है, एचआर, पीआर, प्रोडक्शन, राइट। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट की। इस प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में भी एक प्रोसेस होता है जहां से इनपुट्स आते हैं, प्रोसेस चीज होती है, और यहाँ से आउटपुट्स जाते हैं, राइट। तो जब मैं इनपुट्स की बात करता हूँ, यहाँ पे एन नंबर ऑफ चीजें होती है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, बीट मशीन्स, बीट कैपिटल, पैसा जो लगता है, लेबर जो लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, नॉलेज लगता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, रॉ मटेरियल, एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। प्रोसेस को हमें प्लान करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल भी करना है और ऑटोमेट करना है आज के जमाने के हिसाब से। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है, इसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड आउटपुट जो कस्टमर की नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वो आपका आउटपुट, राइट। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसएम की, तो हमें क्या करना है, मैनेज करना है स्ट्रेटेजीज को अच्छे तरीके से, उनको इंप्लीमेंट करना है हमारे विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और हमारे स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फिर हम आगे गए थे, हमने देखा था ओएम होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्ट गुड्स और सर्विस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पार्ट को मैनेज करना, यानी कि ऑपरेशंस को मैनेज करना। बेसिकली आप प्रोड्यूस जब करते हो, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जब आप मैनेज करते हो, उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को आप बोलते हो ओएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हमने देखा कि ओएम करने के लिए, यानी कि ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, जिस सिस्टम के थ्रू ये सब चीजें ऑपरेट होती है। तो जो गुड्स या सर्विसेज आपको देने हैं, इन सर्विसेज को, ये तो आउटपुट हो गया, इसके लिए इनपुट लगेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हो रिसोर्सेज का, जिससे आप ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट हमने बात की थी, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, राइट। एक मैनेजमेंट है यहाँ पे, सपोज करण चंदवानी इज द मैनेजमेंट, या इंस्पायर एकेडमी इज द मैनेजमेंट, राइट। इनका एक प्रोडक्शन का टीम होगा, राइट, से टीम करण चंदवानी। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। प्रोसेस क्या होने वाला है, वीडियो को एडिट करना है लेक्चर होने बाद, रिकॉर्ड करने बाद, उसमें कुछ दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना है, एनक्रिप्ट करना है ताकि लीक ना हो सके, और फिर स्टूडेंट्स को देना है। अब यहाँ पे 3 रोल्स बन जाते हैं। मैनेजमेंट का क्या रोल है, यानी कि मेरा क्या रोल है, स्टैंडर्ड्स बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, रिस्ट्रिक्शंस बनाओ कि मेरी टीम इस पे क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, और उसने क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट की नीड यहाँ पे काम हो रही है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है कि उसका वांट, उसका रिक्वायरमेंट, ये देखना जरूरी है। और टीम क्या करने वाली है, इन दोनों चीजों को मिला के एग्जीक्यूट करने वाली है, आप तक चीज को लेके आके पहुंचाने वाली है, राइट। अब इस एग्जीक्यूशन के तौर पे यहाँ पे क्या होने वाला है, ये काम बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट चीज बराबर हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा। नंबर 1, मैनेजमेंट ने कंट्रोल रखना चाहिए। एक इंसान को मैंने डेडिकेटेडली रख दिया कि वीडियो बनते ही तू उसको चेक करेगा, मुझे दिखाएगा, सब चीजें सॉल्व होनी चाहिए, फिर स्टूडेंट के पास जानी चाहिए, ताकि
कम से कम नेगेटिव फीडबैक आए। और अगर फीडबैक नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट का, कस्टमर का, यानी कि क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को करेक्ट करो, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आज हमने देखा, यहां तक हमने कल देखा था, आज हमने देखा अगर मुझे परचेस करना है कोई चीज या मैं सेल कर रहा हूं कोई चीज, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, इधर इट इज गुड्स और इट इज सर्विसेज। इतना ही हमको पता था, बट क्या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है पैकेज? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यस, नेक्स्ट हमने देखा ओएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑपरेशंस मैनेज हमें क्यों करने हैं, हमें इसलिए करना है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे है जो हम ऑपरेशंस को मैनेज करते समय ध्यान देंगे। एक चीज है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दूसरी चीज है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। दोनों के एग्रीड लेवल्स को अचीव करना है, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन सबसे अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके, इसी चीज को हम बोलते हैं बैलेंस करना है दोनों ऑब्जेक्टिव्स को। एक ऑपरेशनल मैनेजर को एक ही चीज पे ध्यान नहीं देना है, दोनों चीजों पे ध्यान देना है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? एक इमेज आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, सी कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स जनरेट करती है कंपनी, जैसे आप सामने देख पा रहे होगे शायद अभी, एक सेकेंड, यस, जैसे आप सामने देख पा रहे होगे यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि इस रिसोर्स को इसने, ये एक एम्प्लॉय है, इसने काम किया है, इसको अंडर यूटिलाइज किया है हमने, ये 60% ही काम करे जितना हमने सोचा है। और अगर दूसरी चीज देखते हैं, हमारे समझो मेरे वर्क के बारे में हम बात करते हैं, ओवर यूटिलाइज किया है, मतलब 100% ही काम कर सकता है, बट इससे हमने 140 तक का काम करवाया, ये भी गलत है ना यार। अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही काम अच्छे से करो। तो रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, एफिशिएंटली, यानी कि जॉन का काम देखो, 100% यूटिलाइज किया है उसके एनर्जी को, राइट। नेक्स्ट ध्यान देना यहाँ पे शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन, इस तरीके के रिपोर्ट्स बनते हैं कंपनीज के, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है, रिपोर्ट्स जो बनते हैं कंपनीज के। शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन 90% होना चाहिए, हुआ कितना? 78%, मतलब आवर्स अवेलेबल कितने थे? 21.1 थे, एक्चुअल में काम सिर्फ 78 ही हुआ है, हालांकि होना कितना चाहिए था? 90 आवर्स होना चाहिए था, यानी कि 21.1 काम कम हुआ है। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से रेवेन्यू, और यहाँ पे देखो परसेंटेज में हर इंसान का अलग अलग रेवेन्यू वाइज कैलकुलेशन होता है, राइट। सेम चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, राइट, यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन अलग तरीके से दिया हुआ है। सो देयर आर डिफरेंट वेज, different reports, different kind of reports that organizations, that businesses do generate, right? टोटल अवेलेबिलिटी इतनी थी, उसमें से बुक कितना किया है, बुक कितना नहीं किया है, यानी कि जो काम हुआ है उस चीज को हमने टेबल में कितना डाला है, और कुछ काम को आप बुक नहीं कर पाए होंगे शायद, तो आपने लिख दिया कि हमने इसको बुक नहीं किया है, इस चीज को हम बाद में बुक करेंगे। ओवर टाइम किसका यूज हुआ है, किसको वेटिंग में रखना पड़ा है कि नहीं, ये अभी तक बिजी है बट काम है, तो शायद और नया एक एम्प्लॉय लेके आ जाओ, इस तरीके से रिपोर्ट्स बनती है। इन रिपोर्ट्स को हम आगे बनाएंगे भी और डिस्कस भी करेंगे क्या होगा। अगर मैं कस्टमर के फीडबैक की बात करूं तो भी रिपोर्ट देखो, क्वेरी कितनी आती है और हमने रिप्लाई कितना जल्दी किया है उसको, एवरेज रिप्लाईज टू रिजोल्यूशंस, एवरेज रिजोल्यूशन टाइम, अगर कोई कस्टमर की क्वेरी आती है हम कितने जल्दी से जल्दी उसको, तो एवरेजली 3 घंटे 16 मिनट 22 सेकंड में हमने उसको रिप्लाई किया हुआ है, जो कि पिछले महीने में 8% कम था, इस बार बढ़ गया है वो, राइट। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स बनती है, इस तरीके से कुछ चीजें बनती है जो हमें समझना जरूरी है, एंड इसीलिए हम ओएम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए हम ओएम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेजर पार्ट तो अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, वो तो चालू होगा धीरे धीरे, राइट। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर सर्विस हमने देख लिया, फिर हमने देखा कि यार ये डिपार्टमेंट अलग कैसे है सब डिपार्टमेंट से, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेस यूज करके। एंड नेक्स्ट लास्टली हमने देखा प्रोसेस ऑफ, यानी कि स्कोप ऑफ ओएम। तो अगर मुझे फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसका लोकेशन, उसका लेआउट, डिजाइन करना है प्रोडक्ट को, प्रोसेस को डिजाइन करना है, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, प्लान करना है, क्वालिटी भी चाहिए, रिसोर्सेस और मटेरियल को मैनेज करना है, और एंड में मेंटेनेंस भी करना है। समझ रहे हो चीज को? हाँ या ना? यही पूरा था स्कोप ऑफ ओएम, राइट। हम पहले चैप्टर का मोर देन 50% कंटेंट देख चुके हैं, मोर देन 50% देख चुके हैं, शायद कल या परसों मैक्स ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको जो भी फीडबैक है, आपके जो भी डाउट्स है, आप मुझे भेज सकते हो, राइट। आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको वैसे तो नोट्स पे मिल ही गया होगा जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं, राइट। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कुछ डाउट्स वगैरह होते हो आप पूछ सकते हो। इंस्पायर के एकेडमी के नंबर्स आपको नीचे दिए हुए हैं, कोई फर्दर इंक्वायरीज कोई भी चीज के लिए, राइट। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मिलता है कल फिर से सेम टाइम सेम चैनल।